अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू की 5वीं किताब का पार्ट नंबर 47 पार्ट नंबर 47 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और चूँकि इसका ताल्लुक़ पार्ट नंबर 46 से है, 46 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उर्दू ज़बान की जो कहानी है, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये बताया गया कि किस तरह उर्दू लैंग्वेज ये वजूद में आई, हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी और अभी इसकी कितनी अहमियत है, तमाम बातें पार्ट नंबर 46 में बताई गई। तो आप उसे मुकम्मल तौर पर देखिए। आइए पार्ट नंबर 47 से इस पैराग्राफ से आज का जो सबक है वो कंटिन्यू करते हैं और आज की इस वीडियो में इस सबक को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो आप दोनों पार्ट को, पार्ट नंबर 46 और 47 दोनों को लाजिमी तौर पर ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि उर्दू ज़बान की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है उर्दू के, वो आपको मालूम हो सके। तो ये सबक शुरू करते हैं। देखिए इस पैराग्राफ से, सुल्तान कुतुबुद्दीन के इंतकाल के तकरीबन, है ना, साल भर के बाद, यानी एक साल भर, यानी एक साल के बाद, है ना, उसके यानी सुल्तान के दामाद हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश तख्ते हुकूमत, यानी जो हुकूमत का तख्त होता है उस पर बैठे। उन्होंने लाहौर के बजाय दिल्ली को राजधानी करार दिया। पहले लाहौर बनाया गया था क्योंकि पहले इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था ना, हिंदुस्तान पूरा बड़ा था, काफ़ी हिस्से नहीं हुए थे अभी, ठीक है। तो लाहौर उस वक्त राजधानी, लेकिन इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, करार दिया यानी बनाया। और है ना, बिहार और बंगाल को दोबारा फतह करने के बाद उड़ीसा को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया, ठीक है। हिंदुस्तान की ये मुस्लिम हुकूमत तकरीबन 650 बरस तक कायम रही। कितने? 650 बरस तक, ठीक है। इस दरमियान में, यानी इन सालों में, तख्ते दिल्ली पर, जो दिल्ली का तख्त था उस पर मुख्तलिफ यानी अलग अलग ख़ानदानों के बादशाह बैठकर हुकूमत करते रहे। देखिए आगे, जब दिल्ली के मुसलमान बादशाहों की फयाजी, दरियादिली और कद्रदानी, दरियादिली यानी दरिया जैसा दिल, सखी दिल, कद्रदानी यानी कद्र जानना, ठीक है, कद्रदानी का चर्चा ईरान, तौरान, खुरासान, बुखारा, है ना, काबुल और तुर्किस्तान पहुंचा तो वहाँ हज़ारों तिजारत पेशा और अहले शहर, यानी शहर वाले मुसलमानों का काफ़िला अपना अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ आता रहा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में आबाद होता रहा। फिर चूँकि इन मुसलमानों का साबिका हर जगह, ठीक है, साबिका यानी पुराना, पहले का, हर जगह हिंदू पड़ोसियों से था, इसलिए इन दोनों कौमों की आपस में शबो रोज़, यानी शब माने रात और रोज़ माने दिन, यानी रात दिन, शबो रोज़ बातचीत से उर्दू ज़बान खूब फलती फूलती रही, यानी आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि मुग़ल दौरे हुकूमत, यानी जो मुग़ल बादशाहों का जो दौर था, उनकी जो हुकूमत थी उस दौर में, ठीक है, ये जो उर्दू ज़बान है, अब इसके बारे में बताएगी कि ये ज़बान, उर्दू ज़बान जो है वो पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, गुजरात, दक्कन वगैरह इलाकों पर छा गई, ठीक है। ये वाज़े रहे कि उर्दू ज़बान के बढ़ने और फैलने में दिल्ली के मुस्लिम बादशाहों का कोई हिस्सा नहीं था। उनकी हुकूमत की ज़बान फ़ारसी थी, चूँकि कदीम ज़बान है उर्दू की, वो फ़ारसी थी। पहले में फ़ारसी, बादशाहों की ज़बान फ़ारसी हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन देखिए आगे, सल्तनत के सारे कारोबार फ़ारसी ज़बान में अंजाम पाते थे। हाँ, हिंदुस्तान के सूफिया, उलमा और शुअरा, जो शायर होते हैं, शुअरा का उर्दू ज़बान पर ज़रूर एहसान है। क्यों? कि सूफियाए किराम वाज़ो नसीहत की मजलिस में अवाम से उर्दू में कलाम फरमाते थे। हज़रात उलमा,
ठीक है, जो उलमा हजरात है वो उर्दू में मजहबी किताबें लिखते थे। शायर है ना, और जो शायर थे, शायर उर्दू ज़बान के जो शायर थे वो उर्दू ज़बान में नज़में लिखते और सुनाते थे। देखिए आगे, मुग़ल हुकूमत ख़त्म करने के बाद जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम की तो उन्होंने इब्तिदा में यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत में हुकूमत की फ़ारसी ज़बान बरकरार रखी। जो हुकूमत की ज़बान थी पुरानी वो फ़ारसी थी, उसे बरकरार रखा, बाकी रखा। लेकिन अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने मुल्क में उर्दू का ज़ोर देखकर 1227 हिजरी मुताबिक 1834 ईस्वी में हुकूमत की ज़बान फ़ारसी के बजाय उर्दू कर दी, यानी चेंज कर दिया इसे। इस तरह ये ज़बान तहसील, डाकखाना, थाना, कचेरी वगैरह मकामात पर भी फैल गई, यानी वहाँ पर भी फिर उर्दू ज़बान ही इस्तेमाल होने लगी। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज़ लॉर्ड वल्ज़ली ने शहर कलकत्ता में 10 ज़िलहिज्जा 1212 हिजरी मुताबिक 4 मई ईस्वी 1800 ईस्वी को एक मदरसा फोर्ट विलियम नाम का कायम किया। ये अभी कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज का भी नाम है, ये फोर्ट विलियम नाम का ये मदरसा कायम किया, जिसमें इंग्लैंड से आने वाले अंग्रेज़ अफसरों को हिंदुस्तानी ज़बान में तालीम दी जाती थी, सिखाया जाता था, और इन्हें हिंदुस्तानी रस्मो रवाज से खूब वाकिफ़ कराया जाता था इस मदरसे में या कॉलेज में। ठीक है, देखिए आगे लास्ट पैराग्राफ भी इस पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए इस ज़बान के फ़रोग़ पर पूरा ज़ोर लगाया और कामयाब रहे। देखिए आगे, जब हिंदुस्तान में प्रेस कायम हुआ और किताबें मशीन के ज़रिए छपना शुरू हुई तो इस वक्त से उर्दू किताबें लिखने का रवाज बहुत फैला। मुसलमानों, है ना, अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों में बड़े बड़े साहिबे कलम पैदा हुए, यानी लिखने वाले, ठीक है, राइटर, जिनकी उर्दू किताबें, है ना, ढाका से गुजरात, ये जो ढाका है वो बांग्लादेश में है, ठीक है, उस वक्त बांग्लादेश भी इंडिया में था, ढाका से गुजरात और कश्मीर से दक्कन तक हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँचे। इस तरह ये ज़बान बोल चाल लिखने पढ़ने के मैदान में सबसे आगे हो गई। ठीक है, तो ये है उर्दू ज़बान की कहानी। ये कुछ अल्फाज आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह पार्ट नंबर 48 में आगे सबक पढ़ेंगे।